नमस्कार, हेलो एंड स्वागत है आपका खबर फास्ट के खास शो दिल से में। दिल से के जरिए हम आपके चहेते और खास पर्सनालिटी से करते हैं दिल से सवाल और जानते हैं उनकी दिल की बात। और ऐसे ही आज हमारे साथ खास शख्सियत हैं जो देश के युवा सांसद हैं और इनेलो के दिग्गज नेता दुष्यंत चौटाला। तो स्वागत है दुष्यंत चौटाला जी हमारे इस खास शो में। और क्योंकि मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि जो यंगस्टर इस एज में जो हमारे देश के युवा है वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, अपने करियर पे फोकस रहते हैं, अपने लाइफ को सेटल करने में ही उनके इतने साल गुजर जाते हैं। लेकिन आपने कई साल तो विदेश में गुजारे, वहाँ पर विदेश में पढ़ाई की। तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस चीज़ की पढ़ाई की और कितना समय आपने विदेश में गुजारा। देखिए, मैं 8 साल तो लॉरेंस स्कूल सनार में रहा, हॉस्टल के अंदर रहा, और उसके बाद 4 साल यूएस के अंदर मैंने मेरी ग्रेजुएशन करी। मगर एक बहुत अंतर हमारे देश में और उनके देश के कल्चर में देखने को मिला। हमारा एक फोकस रहता है कि स्कूल ख़त्म करो, कॉलेज ख़त्म करो, डिग्रियां लो, फिर नौकरी ढूंढो। उन देशों में कहीं ना कहीं बच्चा स्कूल के अंदर भी नौकरी को अपना एक प्रोस्पेक्ट बनाता है, और जब वो कॉलेज के अंदर होता है तो कॉलेज के अंदर भी वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव जॉब्स ढूंढता है। तो उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहता है। अगर स्पोर्ट्समैन है तो वो स्पोर्ट्स को एक जॉब बनाकर काम करता है। मगर हमारे यहाँ शायद डिग्री जब तक नहीं आती या कोई मेडल नहीं आता तब तक हम ये नहीं मानते कि हमने स्पोर्ट्स में अच्छा किया या एजुकेशन में अच्छा किया। और यही एक बेंचमार्क है जो हमारे देश को कहीं ना कहीं जिस मुकाम पर हमें पहुँचना चाहिए वहाँ से रोकने का काम कर रहा है। ज़रूर एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम ये जिम्मेवारी देखते हैं, और मेरे को सबसे देश के युवा सांसद होने के नाते ये जिम्मेवारी भी बनती है कि मैं एजुकेशन के प्रति हो, स्पोर्ट्स के प्रति हो, जॉब्स के प्रति हो, जो ये अहम मुद्दे हैं इनको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठाऊं। और निरंतर मेरा ये प्रयास रहा है इन 3 साल के कार्य में, जो 12 सेशंस पार्लियामेंट के हुए, कि हम उन प्रमुख चीज़ों को केंद्र की सरकार के आगे रखें कि हम एक मॉडल डाउनस्ट्रीम करवा पाएँ। और हमने स्पोर्ट्स के लिए जब सवाल उठाए तो केंद्र सरकार को फैसले लेने पड़े। आज हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप क्रिकेट को तो जीएसटी में 12% पे ले आते हो, मगर जो और गेम्स हैं, चाहे वो कायाकिंग हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, उनको आप 28% पे रख देते। आपने गेम्स की बात की, आप भी गेम्स जरूर खेलते होंगे क्योंकि आपको जो बिल्कुल, हमने पता चल रहा है। पिछले दिनों लोकसभा के अंदर बैडमिंटन का टूर्नामेंट हुआ था, तो उसके अंदर जब सब सारे सांसद खेले तो हम सिंगल्स के अंदर लगभग 16 सांसद थे, तो उनके अंदर मुझे मौका मिला, मैं फर्स्ट आऊँ। मेरा फाइनल अनुराग ठाकुर जी के साथ हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, लास्ट पॉइंट तक लड़ा। अच्छा, तो कौन जीता फिर? मैंने जीता और अनुराग जी 1 पॉइंट से रह गए। मगर उस दिन ये विश्वास हुआ कि टेबल टेनिस कहीं क्रिकेट से बढ़िया है बैडमिंटन के अंदर, क्योंकि वो क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैं टेबल टेनिस का अध्यक्ष हूँ, खेल हम बैडमिंटन रहे थे। तो बड़ा एक मुझे लगता है कि इंटरेक्टिव सेशन भी बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट में। हम अकेला केवल मात्र भाषण पे नहीं फोकस कर सकते, हम हर सेशन में प्रयास करते हैं कि किसी स्पोर्ट्स को पार्लियामेंट की एक टीम के साथ जोड़ें। हमने फुटबॉल भी खेला है जहां हमने सेलिब्रिटीज़ के साथ खेला, क्रिकेट हमने पत्रकारों के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ खेला है, एक चैरिटी मैच धर्मशाला में हुआ जहां हमने ट्यूबरक्लोसिस के लोगों के लिए एक मैच खेला। तो इस तरीके से हमारा प्रयास रहता है कि मुझे लगता है एक ब्रेक हमारे लिए भी ज़रूरी है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, कि हम हमारे ब्रेन को रिफ़्रेश करने का समय दें। जो स्कूल और कॉलेज टाइम पे आप क्या खेलते थे तब भी? मैं बास्केटबॉल का स्कूल में कैप्टन था, और बॉक्सिंग का मैं मेरे स्कूल के अंदर चैम्पियन रहा हूँ। कलिंगा कप एक स्कूल में होता था, वो मेरे नाम, मुझे गौरव है कि मुझे मिला जब मैं 12th के अंदर था। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स में हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं, और यही प्रयास रहा है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और हरियाणा में तो गौरव की बात है, ऐसे प्रदेश से आता हूँ जो आज ओलंपिक्स की टीम का 1/3 हिस्सा हमारे प्रदेश से जाता है। और अकेला बॉक्सिंग या रेसलिंग ही नहीं, आप नाम लीजिए उस गेम के अंदर हमारे हरियाणा के युवाओं ने देश का परचम लहराने का। एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने काफ़ी साल विदेश में गुजारे, वहाँ पर पढ़ाई की, तो ऐसे में विदेश से यहाँ पर आने का मतलब क्या मकसद था? क्या देश की मिट्टी ने आपको खींचा या परिवार की याद ने? नहीं, मेरा तो एजुकेशन कंप्लीट करने का मकसद बाहर से था। और जब मैं वहाँ पढ़ता था बहुत लोगों ने कहा कि सेटल हो गए, यहाँ रहोगे। जब मैं स्पष्ट तौर पर ये कह देता था कि जो हमारा देश है उससे आज के दिन भी कोई अच्छी जगह नहीं।
और आप किसी भी आज NRI से जो अमेरिका बैठा है, कनाडा बैठा है, चाहे वहाँ का सिटीजन बन गया हो, जो इस देश की मिट्टी है मुझे लगता है उसको आज भी उतनी अच्छी लगती है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई अपने देश से फॉरेन कंट्री में रहकर लगाव रखता है तो वो इंडियंस हैं। और हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। हम दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ने अपना पैंठ नहीं बनाई। और मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रदेश नहीं होगा जिसका युवा वहाँ जाकर कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग ना करता हो। हरियाणा से लेकर आप चाहे जम्मू कश्मीर, पंजाब चले जाएं, चाहे तमिलनाडु, केरल चले जाएं, चाहे हमारे 7 सिस्टर्स मेघालय, मणिपुर चले जाएं, चाहे गुजरात चले जाएं, हर प्रदेश का व्यक्ति दूसरे देशों में जाकर देश का नाम गौरवान्वित करता है। और जब मैं US पढ़ा तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, एरोप्लेन्स बनाती है। बोइंग के अंदर आज के दिन भी 30% स्टाफ जो उनके इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, CEO लेवल तक लोग हैं, वो इंडियंस हैं। नासा जो ग्लोबली एक मानी जानी एजेंसी है स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में, उसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो इंडियन सबसे ज़्यादा है। तो हमारे लोगों ने तो कोई एक सेक्टर भी नहीं छोड़ा और छोटे छोटे गांव से निकलकर लोगों ने इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल करे हैं। तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं वहीं पर ही सेटल हूँ और इसी मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ, आप ज़रूर जाइए, अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप अपने देश के अंदर आकर देश का नाम रोशन करें और देश को आर्थिक तौर पर और मजबूत बनाने में कदम उठाएं। तो स्टूडेंट ईयर में आपने सोचा था कि मेरे को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है? या नहीं, मैं तो लाइब्रेरी के अंदर 16 घंटे नौकरी करा करता था और मेरा तो यही मकसद था कि मैं मेरी मास्टर्स कंप्लीट कर किसी तरह के उद्योग में आऊँ, कोई कार्य खुद करूँ, खुद को इस्टेब्लिश करूँ। मगर एक ऐसा वाक़या आया जब मेरे को कदम उठाने पड़े, जो चौटाला साहब ने जिम्मेवारी दी 2014 के अंदर, वो जिम्मेवारी को निभाया भी, चुनाव लड़े भी, सांसद बने। और मुझे लगता है इस 3 साल के दौर में एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर ऐसी कोई जगह मैंने नहीं देखी जहाँ कोई कमी आई हो। ज़रूर अपने आप को सिखाने को बहुत मौका मिला। अनेकों ऐसी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की चीज़ें हैं जो हमें कभी सुनने में भी नहीं आई थी, मगर एज MP बनकर जब गए, जब हमें सीखने को मिली। तो मुझे लगता है हर MP का एक डेवलपमेंट फेज आता है और मेरा वो था जब मैं एक सांसद के बतौर काम कर रहा था। क्योंकि एक ऐसा माना जाता है कि अगर आप राजनीतिक फैमिली से हैं, आपको राजनीति विरासत में मिली है, तो जो आपकी जो सक्सेस लाइफ है, ये जो सक्सेस स्टोरी है, वो बहुत इजी हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऐसा लोग भी कहते हैं। तो क्या आपको वो स्ट्रगल पीरियड भी देखने को मिला? देखिए, मैंने तो 2013 के अंदर जब चौटाला साहब को सज़ा हुई और जिस दिन सज़ा हुई उस दिन ये फैसला लिया था कि जो कार्य वो कर रहे थे जनहित का, उस कार्य को हम पूरा करें और उस लड़ाई के लिए हम मैदान में उतरे। और वो दिन आज का दिन है। कोई भी ऐसी समस्या प्रदेश की हो, कमेरे वर्ग की हो, जिसको केंद्र और प्रदेश की सरकारों तक पहुंचाना पड़े और किसी माध्यम से पहुंचाना पड़े, हमने लड़कर पहुंचाने का काम किया है। ज़रूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर एक्स्ट्रा आई, जिसके अंदर जो चौधरी देवीलाल के कार्य थे, चौटाला साहब के कार्य थे, मेरे पिताजी के कार्य थे, वो सब भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऐड हुए। लोग कहते हैं विरासत में मिली, वो ये कभी नहीं समझते कि विरासत के अंदर हमें और क्या क्या मिला। आज मैं तो खुश नसीब हूँ कि हमें ऐसे बुज़ुर्ग भी मिले जिनने चौधरी देवीलाल के साथ संघर्ष किया, उनसे भी मिलने का मौका मिला। ऐसे लोग भी मिले जिनने चौटाला साहब के साथ पोस्टर चिपकाए उनके संघर्ष के समय में, बुनियादी करी। आज वो लोग भी हैं जिनने मेरे पिता के साथ राय मलिकपुर से लेकर चंडीगढ़ तक पदयात्रा करी। और वो युवा पीढ़ी भी मिली जो मेरे से भी शायद कम उम्र के हैं, जिनने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। तो मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि हमारे पास वो एक्सपीरियंस से लेकर वो एक्टिवनेस आई 4 पीढ़ियों के इस कोलैबोरेशन में, जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव आज की टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रदेश में स्टेप बाय स्टेप लाने का काम किया। हमने एक कैंपेन चलाई थी HCS भर्ती के खिलाफ, उसमें 17 लाख लोगों के हमने जोड़ने का काम किया था। उस मुहिम में और महामहिम से हम मिलकर आए, उनको मेमोरेंडम हैंड ओवर किया। उसके साथ जब हमने मुहिम चलाई जल वाली, जो सतलुज यमुना लिंक की थी, उस लड़ाई को आज आपने देखा किस तरीके से हमारे युवाओं ने बॉर्डर्स पर संभालने का काम किया। पंजाब के एक एक बॉर्डर को हमने सील किया।
तो इस तरह के अनेक मुद्दे हैं जो मुझे लगता है जनहित के हमने उठाए। और एक मेंबर पार्लियामेंट की जगह चाहे किसान की बात आई, ट्रैक्टर पे टैक्स लगाया गया, वो लड़ाई मैंने लड़ी। उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, 28 से 12% टैक्स करना। साफ है कि आपने अपने ही स्ट्रगल से, अपने ही दम पर ये जो राजनीति की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ी, और आपका जो ये स्ट्रगल पीरियड है वो काफ़ी बड़ा भी था। लेकिन इसको और जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो दुष्यंत जी, हमने आपसे ब्रेक से पहले जाना कि जो आपका जो पूरा स्ट्रगल पीरियड था कि कितना आपने संघर्ष किया और किस तरह से राजनीति से जुड़े, क्योंकि हरियाणा की जनता को स्वर्गीय देवीलाल जी ने बहुत कुछ दिया, और कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि आपको उनके साथ कंपेयर भी किया जाता होगा, यहाँ तक कि ये भी बोला जाता होगा कि आप उनकी छवि है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जब आप जनता के बीच में जाते होंगे और ऐसा कुछ सुनने को? जब आप स्ट्रगल की बात करते हैं, जो स्ट्रगल जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने या चौटाला साहब ने किया, मेरे को लगता है समुंदर में बूंद पानी के बराबर भी हमने नहीं किया। और बहुत कम समय है, मैं अपने आप को ये उपाधि नहीं दे सकता कि मैंने बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हूँ। ज़रूर समय आया कठिनाइयों का, हमने ऊपर उठकर लड़ाई भी लड़ी, झुके नहीं और ना झुकेंगे। जो हरियाणा की जनता के हित में होगा उस बात को आगे भी रखेंगे, उस लड़ाई को भी रखेंगे। मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ कि एक आदमी जो पॉलिटिक्स में आता है वो 70-75 साल तक लोगों की सेवा में रहता है। और एवरेजली हमने देखा, आज अडवाणी जी तो शायद 90 से ऊपर के हो गए, मगर वो आज तक लोगों के बीच में है। मेरी आयु तो जब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया था 22 साल थी, आज 29 का हूँ, और अभी तो लगभग 45-50 साल और लोगों के लिए, लोगों की लड़ाई को किस तरीके से मजबूती से लड़ पाएँ, वो लड़ाई हमने लड़नी है। कंपेयर किया जाता है, और जिस समय में चौधरी देवीलाल ने संघर्ष किया था उस समय ना टेलीफोन थे, ना गाड़ियाँ थी, ना रहने की व्यवस्था थी। उनका संघर्ष मुझे नहीं लगता कि इस देश में, इस दुनिया में दोबारा कोई कर सकता है। भगत सिंह जी के नाम पर उनको सलाखों के नाम पीछे डाला गया, शनाख्त परेड पे रखा गया। 19 महीने इमरजेंसी के दौरान महेंद्रगढ़ जैसी बिरानी ज़मीन जहाँ है, जहाँ पानी की सुविधा भी नहीं थी, वहाँ की जेलों में उनने समय काटा है। वो मुझे नहीं लगता कि आज के दिन कोई भी कर सकता है, मगर ज़रूर जो उनकी नीतियाँ रही, जो उनके कार्य रहे, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस विचारधारा को और आगे किस तरीके से लेकर जाएं, किस तरीके से जो कमेरा है, किसान है, आज छोटा दुकानदार है, मजदूर है, किस तरीके से उनकी आवाज़ को हम आज इस देश की आवाज़ बनाएं। उस लड़ाई को जरूर हम आगे ले जाने का काम करें, और हर कदम पर इस बात को हम आगे रखते हैं। आपने उनकी नीति और नीयत की बात की, कभी ऐसा हुआ है उनकी अपने परदादा की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहते हो, उनकी कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ जो आप हमसे शेयर कर सकते हो? देखिए, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं लॉरेंस स्कूल सनार में जब पढ़ने गया तो उस समय मेरे सालाना फ़ीस जो थी, जिसमें मेरे कपड़े भी, खाना पीना भी, सब कुछ 60,000 रुपये थी। ये वाक़या 99 का है। और चौधरी देवीलाल जी एक बार बैठे थे सौर लोधी स्टेट पे और पूछने लगे कि तेरी पढ़ाई कितनी होगी? तो मैं कहा जी 6ठी कक्षा में हूँ। क्या फ़ीस कितनी है? तो कहने लग, जब उनने पूछा तो मैंने कहा कि जी 60,000 रुपये है। कहते हमारा ज़माना भला था, शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त में मिला करती थी। और मैं तो मानता हूँ कि हमारा ज़माना बुरा है कि आज जितना पैसा शिक्षा और चिकित्सा में दो उतनी अच्छी मिलती है। आज कंपेयर करो तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नेगेटिव है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर आज नेगेटिव है। आज आप एम्स चले जाओ तो ऐसी हालात है कि जो व्यक्ति बिहार से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा के किसी कोने से, पंजाब से आता है, उसको चाहे 4-4, 5-5 दिन बाद ओपीडी पे अपॉइंटमेंट मिलता है।
ऑपरेशन की डेट रख दी जाती है 7 महीने के बाद, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, हम उस रिक्वायरमेंट को ही पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे। आज अगर हम एजुकेशन की बात करें तो राइट टू एजुकेशन तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, बच्चों को हम खाना भी देते हैं, ड्रेस भी देते हैं, किताब भी देते हैं, मगर दुर्भाग्य की बात है कि उस सरकारी स्कूल में हम एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पाते। बिल्कुल, आप बहुत ही यंग एज में इतना सब कुछ आपने सीखा, आप इतना सब कुछ जाना, इतना सब कुछ कर भी रहे हैं प्रदेश के लिए, देश के लिए। एक चीज़ यहाँ पर कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अभी आप संसद भी संभाल रहे हैं, अपना गृह क्षेत्र भी, और अब तो आपकी शादी भी हो गई है, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप तो फैमिली भी। एक राजनीतिक व्यक्ति जो अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाता है, उसको समय बैलेंस करना पड़ता है। पार्लियामेंट का सेशन था, मंडे टू फ्राइडे अगर मेरे को दिल्ली रहना है और लोकसभा अटेंड करनी है, तो मेरी संसदीय क्षेत्र में भी लोगों को पता है कि वो उसकी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, हमने इलेक्ट करके इसलिए भेजा है। जब घर की बात करते हैं तो ज़रूर मेरी तो शायद 100 दिन भी हुए हैं शादी को, ये 100 दिन के अंदर घर भी संभालना ज़रूरी है। और आज पिताजी नहीं हैं तो उनसे मुलाकात भी होती है, मदर की भी केयर करनी पड़ती है, मगर मैं मानता हूँ कि मेरी मदर एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है डे 1 से, कि उनने कभी ये एहसास हमें नहीं होने दिया इस दौरान कि आज कोई कठिन दौर है। उनने हमें हमेशा मोटिवेट किया है कि जाओ, लोगों में रहो, जो कार्य चौटाला साहब ने या पापा ने करे थे उन कार्य को आगे लेकर जाओ। और वही एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मैं मानता हूँ कि हमें पिछले इस पूरे दौर के अंदर 5-6 साल के एक मोटिवेशन देती रही है कि हम खड़े होकर लड़ते रहें। और मुझे नहीं लगता कि हम कभी कमज़ोर पड़े, हमेशा हमें मोटिवेट कर और मजबूत बनाने का काम किया है। और यही कारण है कि हमने लोकसभा भी मैनेज करी है, हमने स्टेट में कहीं भी पार्टी संगठन की बात आई वहाँ जाकर भी संगठन को भी मजबूत किया है, और ज़रूर घर भी चलाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये देखा जाए कि जैसे कि फैमिली को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेशवासियों को भी संभाल रहे हैं, तो जो ये पूरा जो दौर है इसमें कभी आपको पिता की भी कमी खली? बिल्कुल आती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, आज पिता और दादाजी दोनों जिस कंडीशन में और जिस वजह से हैं, मुझे लगता है कि हमारे लिए तो वो भी एक लड़ाई है। और मैं एक किताब पढ़ रहा था मैल्कम ग्लैडवेल की, उसमें कहा हुआ था कि चाइनीज़ के अंदर क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी एक ही वर्ड है। अगर मैं आज इसको क्राइसिस बना के रोने लग जाऊं और कमज़ोर पड़ जाऊं, तो मैं तो शायद कमज़ोर पड़ के उभर जाऊंगा, मगर जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, जिसने इस पेड़ को एक पौधे, एक सीडलिंग के तौर पर बोया था, और आज ये पेड़ जो बना है, कहीं ना कहीं ये पेड़ भी मरता हुआ दिखे। आप कमज़ोर नहीं होते हैं, मगर हमने तो इसको अपॉर्चुनिटी बनाई, और मुझे लगता है एक एक कार्यकर्ता ने इस स्ट्रगल को अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कि आज चौटाला साहब हमारे बीच में नहीं है, डॉक्टर अजय सिंह जी हमारे बीच में नहीं, मगर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके रोल में उनके रोल में उतरें और इस लड़ाई को लड़ें। और यही कारण है कि हम जब 2009 के चुनाव के बाद नतीजा आया तो 25% पे थे, और आज 27% से ज़्यादा हमें लोगों ने वोट डाले प्रदेश के अंदर। और मैं ये विश्वास दिला देता हूँ कि आने वाले समय में ये संगठन और मजबूत होगा और एक प्रदेश के अंदर नई आंधी लेकर आए। बिल्कुल। जो इस यंग एज में जब आप जनसभाओं में जाते होंगे, लोगों के बीच में जाते होंगे, लोगों से मुलाकात करते होंगे, और जब आप अधिकारियों से काम निकलवाने की बात आती है, अधिकारियों को किस तरह से डील करते हैं और लोगों को किस तरह से डील, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार देखा जाता है कि अरे ये तो मैच्योर अभी है नहीं, बच्चा है, इस टाइप की सोच अभी भी देखने को मिलती है। तो क्या आप डांट फटकार लगाते हैं, खास करके अगर कोई बड़ा अधिकारी भी हो? देखिए, डांट फटकार से कभी काम नहीं होते। वो ज़माना चला गया जब डंडे और डांट से काम चला करते। आज के दिन काम होता है बाय द बुक, और सबसे ज़रूरी है, मैं सांसद बना उस समय हमें एमपी लाइट्स की किताब दी गई और कहा गया फैसिलिटेशन सेंटर एमपी का उसकी लोकसभा में होना चाहिए, और मैंने पत्र लिखा और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को रिप्लाई करता है कि ऐसी कोई फैसिलिटी हम एमपी को दे नहीं सकते। लड़ाई लड़ी, चाहे मेरे को केंद्र सरकार के आगे बात रखनी पड़ी, फैसिलिटेशन सेंटर बना। हमारी दिशा कमेटी है, दिशा कमेटी के चेयरमैन होने के नाते केंद्र और प्रदेश सरकार की एक एक पॉलिसी को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिव्यू कर सकते हैं।
आज मेरे को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे को क्रिटिसाइज़ करता हो कि मैंने कोई गलत डिसीजन के ऊपर उनको कहा हो। जो जायज़ काम है, जो कार्य इलीगली किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और जो जायज़ है अगर उसके लिए कोई रूलिंग नहीं है तो हम ज़रूर रिकमेंड भी करते हैं और सरकार को बताते भी, और सरकार उस पर कदम भी उठाती है। तो हमारा कार्य एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यही रहता है कि एक ब्रिज हम बिल्ड करें, जो पॉलिसी में डिफॉर्मेशन है उसको हम प्रॉपर तरीके से चलाएं, और कहीं ना कहीं जो फ्लो ऑफ वर्क है उसको एक्सपेडाइट। देखो, मैं जिस कमरे में बैठी हूँ वहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पर परदादा की भी फ़ोटो है, आपके पिताजी की भी फ़ोटो है। यहाँ पे मैं एक तस्वीर देख पा रही हूँ जो दुष्यंत चौटाला जी की फ़ोटो, वो कितने साल पुरानी फ़ोटो है? मेरे को लगता है ये होगी 2011 की। और उस समय तो मेरा वजन भी शायद लगभग 140 किलो था। तो यानी कि आप फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना बिल्कुल। मैं तो बैडमिंटन डेली 1.5 से 2 घंटा खेलता हूँ, और कहीं ना कहीं एक इस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में जहाँ आपको हर तरह के व्यक्ति से मिलना पड़ता है, हर तरह की समस्या को सुलझाने का रास्ता बनाना पड़ता है, पार्लियामेंट भी अटेंड करनी पड़ती है, लोगों में भी रहना पड़ता है, मुझे लगता है कि खेलना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि एटलीस्ट दिन में 1 घंटा ज़रूर अपनी सेहत के लिए निकालें, क्योंकि सबसे बड़ा अगर स्ट्रेस रिलीवर कोई है तो खेल है। और अगर आप वो 1 घंटे मगन होकर खेल लेंगे तो आप दुनिया की सारी टेंशन एक तरफ होती है और आपका वो गेम एक तरफ होता है, और उसके बाद जब आप दोबारा उस कार्य पे उतरते हैं तो मेरे को लगता है एक नई मोटिवेशन मिलती है और आप पूरी स्पीड से उस कार्य को कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप विदेश में रहे हैं, वहाँ पर जो खास करके स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, और कि जो घर के काम, यहाँ तक कि खाना भी बनाना वहाँ पे सभी को आता है। तो आपको भी आता है खाना बनाना? बिल्कुल आता है, और ये तो मैं मेरे स्कूल का धन्यवाद करूँगा, हॉस्टल ने सिखाया। उस समय मैगी ईजिली अवेलेबल थी, मगर पानी गर्म करने का साधन नहीं होता था, तो हमने कीलों को जोड़कर और तार लगाकर खुद का देसी हीटर बनाना सीखा था, और उससे हम मैगी बनाया करते थे। और वो बोलते हैं ना, इनोवेशन जो जुगाड़ है वो मेरे को लगता है हमारे देश की पैदाइश है कि हम हर चीज़ का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। तो जब मैं यूएस गया तो वहाँ इंडियन खाना नहीं मिलता था इतनी ईजिली, अब तो शायद रेस्टोरेंट्स थोक में खुल गए, मगर उस समय तो अगर कोई वेजिटेरियन होता था तो उसके लिए तो केला या ब्रेड 2 एक ऐसे माध्यम होते थे कि वो सरवाइव करे। तो इंडिया से बेसन ले जाकर हम कड़ी बनाया करते थे, दही लाकर लस्सी बनाया करते थे, कि अपने रूट्स से जुड़े रहें। और मुझे लगता है कि जितना स्वादिष्ट भोजन हमारे देश का है, जितना हेल्दी है, वो मैं पूरी दुनिया में कहीं खाने को नहीं मिलता। तो क्या ऐसा, क्या स्पेशल चीज़ है जो आप बहुत ही मतलब इतना यम की उंगली मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जो आपके इलाके में या देश में बहुत कम हिस्से में मिलती है। हमारे एक चटनी है, पंजाबी में चिबड़ बोल देते हैं, थोड़े एरिया में उसको काचरी बोलते हैं, हमारे एरिया में काचर बोलते हैं। तो काचर की एक चटनी स्पेशलिटी है, और कभी मौका मिलेगा तो आपको आपके पूरे चैनल को भिजवाएंगे कि आप खाकर देखो, क्योंकि एक वो जो ड्राउट हिट एरिया है हरियाणा राजस्थान का, वहाँ की स्पेशलिटी है। आप महेंद्रगढ़ के बॉर्डर से शुरू करें और पूरी लाइन सिरसा तक लेकर जाएं और राजस्थान में चले जाएं तो उस एरिया में ज़रूर मिलता है। और एक ऐसी सब्जी है जो बहुत से देशवासियों ने नहीं कभी सुनी भी होगी, मतीरिये की। तरबूज का छोटा वर्जन होता है मतीरिया, जो बिल्कुल डेजर्टेड एरिया में मिलता है। उसके अंदर वाले मटेरियल की सब्ज़ी नहीं मिलती, जो उसका एक्सटीरियर शेल है उसकी सब्ज़ी बनती है। मगर मुझे याद है चौधरी देवीलाल जी की आपने एक फ़ोटो देखी होगी कि मतीरिया खा रहे हैं हाथ से। तो जब मैंने पहली बार वो फ़ोटो देखी तो हमेशा मन करता था कि अंदर का लाल हिस्सा तरबूज का खाओ, मगर चौटाला साहब ने बताया कि ये तो एक तरफ डेलिकेसी है अंदर का माल खाना, मगर जो बाहर का माल है उसको ज़रूर खा कर देखना। मगर जब हम वो चीज़ देखते हैं, वो एक यूनिक अपने आप में एक सब्जी। तो आप इनोवेटिव शेफ़ तो है, लेकिन आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? देखिए, हर प्रकार का खाना है। मैं जो 4 साल अमेरिका रहकर आया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई सा ऐसा देश है जिसकी कोई भी डिश छोड़ी हो। हमेशा प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाकर उनका कल्चर और उनके खाने को हम अपनाएं, कि एटलीस्ट ये दिक्कत ना आए कि ये नहीं खाया जाता, ये नहीं खाया जाता। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल हम जब पूरी दुनिया के खाने और भोजन की बात करें तो सबसे
स्वादिष्ट हमारे देश का खाना है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि यार आज तो मेरे को लंच बनाना है अपनी वाइफ के लिए या फैमिली के, आज डिनर बनाता हूँ मैं खुद अपनी मैं वाइफ के लिए। इतना मानता हूँ कि जब समय मिलता है तो ज़रूर हाथ अपनाते हैं, मगर ऐसे एक्टिव पॉलिटिक्स में जब आप आ जाते हो तो समय बड़ा लिमिटेड रह जाता है कि आप खेलने जाओ या खाना बनाओ। तो मुझे लगता है खेलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक वो पूरे दिन की जो थकान है वो एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि यार कि वाइफ को बाहर खिलाने के लिए, कि कभी कभी तो होता होगा? नहीं, ज़रूर समय निकालना पड़ता है, बाहर भी लेके जाते हैं, मगर यही है कि लोगों को समय देना भी ज़रूरी है और घर को भी। तो जो बैलेंसिंग है उस चीज़ को देखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बैलेंसिंग भी ज़रूरी है। आपके परिवार में आपके जो छोटे भाई हैं वो भी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि घर में आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो? जैसे बचपन में आम जरूर घरों में होता दो है। भाइयों के बीच में बचपन में जरूर, और फिर मम्मी पापा ने कान पकड़ के कि एक तरफ कान पकड़ के नहीं, मगर उस दौरान जरूर सिखाने का काम किया। और ये मुझे लगता है कि मेरे या दिग्विजय के बीच की बात नहीं, ये तो हर घर की कहानी है कि भाई बहन में या भाई भाई में या बहन बहन में हमेशा ऐसे एज के साथ मत विवाद रहते हैं। शायद टीवी चैनल पे लड़ाई हो जाती है या कपड़ों पे लड़ाई हो जाती है। और मेरा तो खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि जूते से लेकर कपड़ों तक दोनों भाइयों के सेम है। तो उस चीज़ पे लड़ाई रहती है कि आज तू मेरे जूते ले गया, आज तू मेरे कपड़े ले गया, और ये रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे ऐसे वाक्यों ने हमारी जो बॉन्डिंग है उसको और स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि इस दौरान दिग्विजय ने जिस तरह छात्र संगठन में काम किया, जिस तरीके से एक जो ये हमारी प्योद है इनसो, इसको एक नए मुकाम पर पहुंचाने का काम किया, वो बधाई के पात्र है। तो ऐसा कभी हुआ, क्योंकि स्ट्रेस रिलीफ के लिए आप गेम्स को तो ज़रूर फॉलो करते हैं, तो क्या आप मूवीज़ भी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। और मेरे को लगता है मैं तो जो साउथ इंडियन डब्ड मूवी आती है उनसे लेकर और जो नई मूवीज़ इंग्लिश हिंदी की आती है उन तक सारी देखने पसंद करता हूँ। और ख़ास तौर पर हिंदी मूवी तो आजकल शायद एक नए ट्रेंड पर चल पड़ी कि आपको वही एक सेम पैटर्न हर मूवी में दिखेगा, इंग्लिश मूवी कॉपी होती दिखेगी। मगर साउथ इंडियन जो डब्ड मूवीज़ आती है उनमें तो अलग ही एक एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और चटपटी बातों के साथ। रुकते एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो हम अभी बात कर रहे थे आपके फिटनेस की, स्ट्रेस बस्टर की, खाने की। अब मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि अगर दुष्यंत जी राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? मैं तो हमेशा इस सोच में था कि मास्टर्स कंप्लीट करके किसी न किसी तरह के व्यवसाय पे जाऊं और अपने आप को खुद खड़ा करने का काम करूं। किस टाइप का बिजनेस? वो तो एजुकेशन के बाद कदम उठाए जाते। मैंने तो जो ग्रेजुएशन के समय कार्य किया वो एक मकसद यही था कि आपके लाइब्रेरी में काम किया, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लिया जॉब का, मगर मेन स्ट्रीम जॉब के अंदर इसलिए नहीं उस समय आ पाए क्योंकि हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचते थे। मगर यही था कि जब पढ़ाई छूटी तो वो कार्य भी छूटा। और अगर मैं मास्टर्स इन ग्लोबल मैनेजमेंट करता तो ज़रूर किसी न किसी मैनेजमेंट जॉब में जाता या कहीं ना कहीं कोई ऐसा कदम उठाता जो मेरी डिग्री मेरे को आगे ले जाने का काम करती। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? कौन क्योंकि हर किसी की लाइफ में होता है कि कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। देखिए, मेरे लिए एक मेंटर के तौर पर मेरे पिताजी हैं जिनका कार्य मैंने हमेशा देखकर अपने आप को, मेरे एक रोल मॉडल की अगर मैं बात करूं तो चौधरी देवीलाल जी हैं, जिनके संघर्ष को देखकर हमने हमेशा कदम उठाए हैं। और हमेशा उनकी एक बात जो उन्होंने मेरे पिताजी को कही थी कि तूने चुनाव कहाँ से लड़ना है, भिवानी से, हिसार से? तो उन्होंने कहा भिवानी से। तो जब कहा कि तूने लीडर बनना है, नेता बनना है, तो जब मेरे को ये बात नहीं समझ आई कि लीडर और नेता के अंदर फ़र्क क्या था, क्योंकि इंग्लिश हिंदी टर्मिनोलॉजी थी। मगर जब वो भिवानी से चुनाव लड़े और उनने बंसीलाल जी के बेटे को
हराया और एक रिकॉर्ड जीत वहाँ दर्ज करी, तब पता चला कि एक मासेस में आपकी पहचान हुई। और जिस तरीके से मेरे को हिसार लड़ने को मिला और मैंने ऐसे व्यक्ति को हराया जिसका घमंड ही नहीं टूटता था, तो मुझे लगता है कि मुझे भी एक सेटिस्फैक्शन मिली कि आज कहीं ना कहीं जो लड़ाई थी वो हमने जीती है। और सांसद बनने के बाद वो दिन और आज का दिन बतौर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने लड़ाई लड़ी। तो आप अगले 5 साल या 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आई है मैंने पूरी तौर पर निभाई है और आने वाले समय में भी कठिन से कठिन जिम्मेवारी निभाने को पूरी तौर पर तैयार है। बिल्कुल। तो ये थे दुष्यंत चौटाला दिल से में, और ऐसी ही और कई शख्सियतों से हम मिलेंगे और जानेंगे उनकी दिल की बात। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।